अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फ़ाइन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 9th क्लास की 2025 की न्यू बुक बायोलॉजी की स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है द साइंस ऑफ बायोलॉजी, वो हम कंप्लीट में आपको करवा चुकी हूँ। उसमें साइड बॉक्स आपके फुल जो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हर चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। चैप्टर नंबर 2 भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी। और आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाऊँगी, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि मैम एमसीक्यूज़ करवा दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एमसीक्यूज़ जो हैं, ये बुक वाले तो मस्ट करने ही होते हैं, क्योंकि आपके पेपर में चांस होता है कि आपकी एक्सरसाइज में से भी एमसीक्यूज़ आ जाएँ, बट आप लोगों ने ये तो फिर करने ही करने हैं। अगर हम लोग बात करें तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके इसमें बुक में, आपने उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। सेम यही पैटर्न आपके बोर्ड के पेपर में भी होगा। आपको 4 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, ठीक है। उनमें से क्या होगा कि आप लोगों ने कोई एक जो राइट आंसर होगा उसको सिलेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की जो है कौन सी ब्रांच फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल। तो आपने बताना है कि बायो की हमारे पास कौन सी ब्रांच है जो फोकस कर रही होती है स्टडी पर, यानी कि हम उसमें स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं किन चीज़ों को, 2 चीज़ों को, स्ट्रक्चर को और फंक्शन को। तो वो हम लोग साइटोलॉजी के अंदर देख रहे होते हैं। साइटोलॉजी जिसके अंदर हम सेल को स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स और फंक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। किस तरीके से माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ देख रहे होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह छोटे छोटे टिनी ऑर्गेनिजम्स आ रहे होते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यू को स्टडी कर रहे होते हैं। इकोलॉजी के अंदर हम रिलेशन देख रहे होते हैं, हमारा या एनिमल्स या हमारे इन्वायरमेंट के साथ हमारा क्या रिलेशन है। तो उस तरीके से आपका जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट वन आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास है द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज। कि जो हमारे पास स्टडी है, जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं किन चीज़ों को, 2 चीज़ों को। वो 2 चीज़ें हमारे पास क्या है, एक हमारी इनहेरिटेंस है, ठीक है, हेरिडिटी इनहेरिटेंस से निकला है, विरासत से। और उसमें कितनी तब्दीलियाँ आती हैं, मतलब जेनेटिक्स, बेसिकली हम जीन्स को, इनहेरिटेंस को, विरासत को देख रहे होते हैं। तो इसमें आप लोगों के पास जेनेटिक्स राइट वन आंसर है, क्योंकि ये बाकी सारे नहीं हो सकते, ठीक है। एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, इकोलॉजी, रिलेशन विद इन्वायरमेंट, एम्ब्रियोलॉजी, छोटे से एम्ब्रियो को देख रहे होते हैं। और जेनेटिक्स आप लोगों के पास जो इसका बीटा है वो राइट वन आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यूज चार्ली जो है जो 3 है उसको देख लेते हैं। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो इंसुलिन है वो बैक्टीरिया से बनती है, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, ये बायोटेक्नोलॉजी की एग्जाम्पल है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये ऐसा होता है ना, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट के लिए किसको यूज़ कर रहे होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को। हिस्टोलॉजी में ऊपर भी बता के आई हूँ, इसमें हम टिश्यूज़ को देख रहे होते हैं। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट को देख रहे होते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम रिएक्शंस वगैरह को, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को देखा था, तो इसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारे डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस्लामियात। अब हर सब्जेक्ट जो है वो आपका न्यू जो हमारे पास 9th क्लास का जो सिलेबस आया हुआ है 2025 का, वो पढ़ाया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका फ़ायदा होता रहे और आप इसी तरह खूब पढ़ते रहें, आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है कि हार्ट पंप्स ब्लड। जैसा कि हमारा हार्ट हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कर रहा होता है। जैसा कि आप देखते भी हैं, हम चाहे हम सोए ही क्यों ना पड़े हों, हम सो भी रहे हों, तो हमारा ब्लड जो है वो इस तरीके से ब्लड पंप कर रहा होता है, ठीक है, हमारी हार्ट बीट चल रही होती है। तो जैसा कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, स्टमक जो है वो फूड को डाइजेस्ट करता है, एंड किडनी एक्सक्रीट द वेस्टेज। और किडनी जो है वो एक्सक्रीट करती है, बाहर निकालती है, ठीक है, खारिज करती है किस चीज़ को, वेस्टेज को। दिस ये आगे हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप जस्ट इतना ही देखिएगा। दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम, तो ये स्टेटमेंट किससे आई है, तो इसके अंदर आप लोग के पास अल्फा राइट वन आंसर है। फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली फंक्शंस को ही देख रहे हैं ना, फंक्शंस को ही देखते हैं किस तरीके से। अब हार्ट का फंक्शन है ना कि वो ब्लड पंप कर रहा है, स्टमक का है कि वो फूड डाइजेस्ट कर रहा है, किडनी का है कि वो वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम शेप्स को देखते हैं, एनाटमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं, हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ को देख रहे होते हैं। तो अल्फा इज़ द राइट वन आंसर। एमसीक्यूज नंबर 5 जो हमारे पास है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है इन्वॉल्व होती है, मतलब रिलेट करती है द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना, क्लासीफाई करना, मजीद ब्रांचेस में उनको डिवीजन। तो वो हम टेक्सोनोमी करते हैं। टेक्सोनोमी ये लफ्स टेक्सा से निकला है, ठीक है। और ये हम चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको, जब हमने टेक्सोनोमी को ब्रांच पढ़ी थी बायोलॉजी की, तो वहाँ पे भी अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर किया था टेक्सोनोमी क्या होती है। आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं।
लेक्चर नंबर 1 मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको बता दूँगी। तो उसके बाद हमारे पास है टैक्सोनॉमी, यही इसका राइट वन आंसर है। अल्फ़ा, बीटा के अंदर फिजियोलॉजी, फंक्शन वगैरह, ठीक है, पैलेंटोलॉजी और बायोजियोग्राफी, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि अर्थ की स्टडी को हम लोग इसके तो जो हमारे पास पैलेंटोलॉजी होती है इसके अंदर हम फॉसिल्स वगैरह को, ठीक है, जो हमारे फॉसिल्स ये रिकॉर्ड वगैरह होता है, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उस वगैरह को देख रहे होते हैं, हमारी बाकियात वगैरह, और इसके अंदर हम अर्थ को देख रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है वो है कि विच स्टेप्स कम बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। अब हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट जो है इसके दरमियान का हमारे से स्टेप पूछा गया है कि हाइपोथेसिस के और एक्सपेरिमेंट के दरमियान, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट पे ऑब्जर्वेशंस हो गई, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग कर रहे होते हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास क्या आती हैं डिडक्शंस, और डिडक्शंस के बाद एक्सपेरिमेंट। तो हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस और हमारे पास जो है डिडक्शंस, ठीक है, डिडक्शंस ही आती है ना एक्सपेरिमेंट की बात, क्योंकि पहले ऑब्जर्वेशन आ गई, फिर हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस आ गई और एक्सपेरिमेंट। तो फिर यहाँ पर दोनों के दरमियान कौन सा आया, डिडक्शन आया, तो वही आपका राइट वन आंसर है, मेकिंग डिडक्शंस अल्फा। बाकी हमारे पास जो बीटा है मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, चार्ली समराइज, डाटा को समराइज करना, बिल्कुल समरी में छोटे छोटे पॉइंट्स में लेकर आना, एनालाइज करना, तज्जिया करना किसी भी डाटा जो है हमारे पास उसका, तो ये आप लोग के पास राइट नहीं है। अल्फा राइट वन आंसर है, मेकिंग डिडक्शंस, क्योंकि ये बिटवीन में आ रहा होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस के। एमसीक्यूज नंबर 7 है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड भी हम बड़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर चुके हैं, बड़े मैंने आपको अच्छी एग्जांपल्स के साथ अपनी तरफ से आपको समझाया था कि आपके हर पॉइंट क्लियर और आपको बस एक दफ़ा आप लेक्चर देखें और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाए और आपको फ़ौरन से अच्छे से लेक्चर याद हो जाए। जितना मैं अपनी तरफ से कर सकी थी मैंने आप लोगों के लिए किया था कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज साइंटिफिक मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। तो अगर हम लोग देखें कि इसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है, इसकी कौन सी खसूसियात नहीं है, तो वो हमारे पास है चार्ली की हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। हाइपोथेसिस हर टाइम करेक्ट तो नहीं होता ना, हाइपोथेसिस हमारे पास एक लाइन होती है, एक स्टेटमेंट होती है, एक मफरूज़ा होता है, एक सेंटेंस होता है, और कितनी ज़्यादा हाइपोथेसिस होती हैं। ये हमने हाइपोथेसिस की भी करेक्टरिस्टिक्स में देखा था जब मैंने आपको बताया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक्स वाला। तो वहाँ पे ये थोड़ी था कि हमारे हमारे पास सारी थोड़ी करेक्ट हो सकती हैं, कोई एक सही साबित होती है और फिर हमारे पास इफ और देन की लॉजिक लगती है डिडक्शंस में, और एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट हमारे पास आता है। तो एविडेंस के ऊपर भी रिलाई नहीं कर रही होती, फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस भी इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही हम उसको किसी भी किस्म की रिगरस जो हमारे पास टेस्टिंग है वो भी हमें रिक्वायर नहीं होती। तो एमसीक्यूज इसके अंदर चार्ली ठीक होगा। अगर हम 8 की बात करें तो उसके अंदर है कि चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब आपके साइंटिफिक मेथड के हमारे पास स्टेप्स में आपको पीछे भी हम एमसीक्यूज जो हमारे पास था 6 उसमें बता चुकी हूँ कि हमारे पास अल्फा इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती हैं, फिर हाइपोथेसिस होते हैं, फिर डिडक्शंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस स्मेल विजन हियरिंग टेस्ट टच से कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस जो हमारे पास एक मफरूज़ा एक लाइन की स्टेटमेंट होती है, डिडक्शन जिसमें हम इफ और देन की लॉजिक यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हम ये प्रूव करते हैं कि इतनी ज़्यादा हाइपोथेसिस में से ये एक हमारे पास क्या थी, करेक्ट थी। नेक्स्ट अगर हम लोग एमसीक्यूज़ की बात करें तो हमारे पास है हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 9, पीपल हु स्लीप्ड नियर अ स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफ़र फ्रॉम मलेरिया। वाई, कि जो लोग स्मोकी फायर के पास होते हैं, मतलब आग वगैरह या आग के धुएँ के पास होते हैं ना, स्मोकी फायर, स्मोक धुआं, फायर मीनी आग के धुएँ के पास होते हैं, उनमें क्यों ऐसे चांसेस होते हैं कि वो उनको मलेरिया नहीं होगा, उनमें कम चांसेस होते हैं ना। मलेरिया से सफ़र का मतलब होता है बीमार होने के। तो चार्ली इसके पास आप लोग के पास राइट वन आंसर है कि मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट। अगर हम मच्छरों की बात करें, कितनी सी बेचारों में जान होती है, आपने देखा होगा कभी हमारा गलती से हाथ भी लग जाए ना तो बस इसकी डेथ हो जाती है, मॉस्किटो की जान कोई नहीं होती इसके अंदर। तो ये फिर इसमें इतना कहाँ से पोटेंशियल आया कि ये स्मोक को, धुएँ को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। हम थोड़ी सी देर धुएँ के पास जाएँ तो हमारा सांस बंद होने लग जाता है। तो इसी तरह मॉस्किटोज़ में भी इतनी पावर नहीं होती, इतना पोटेंशियल नहीं होता कि ये स्मोक को टॉलरेट कर सकें, उसको बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये वहाँ से रिपेल हो जाते हैं और इसी वजह से भाग जाते हैं, ठीक है। रिपेल हो जाना, जैसे ये रे है ना, ये हमारे पास एक रे आई तो ये यहाँ से रिपेल होकर वापस चली जाएगी, मतलब ये भी आए तो फिर धुआं वगैरह देख के, स्मोक को देख के वापस हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते इसको। तो आपके पास चार्ली इज़ द राइट वन आंसर ऑफ एमसीक्यूज़ नंबर 9। अगर हम लोग एमसीक्यूज़ नंबर 10 की बात करें तो हमारे पास जो 10 एमसीक्यूज़ है ये क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेरिमेंट बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं, किसमें, साइंटिफिक मेथड में। क्यों, वाई, बिकॉज, रीज़न ये है कि रिसर्चर को क्या मतलब, इसके अंदर रीज़न क्या है, रिसर्च क्यों, रिसर्चर जो है, जो हमारे पास आप समझ रहे जो साइंटिस्ट है, वो किस तरीके से साइंटिफिक मेथड में इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना। तो आप देखें बीटा इसके अंदर राइट वन ऑप्शन है आप लोगों का कि डिसप्रूव्स मैनी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है बहुत सारी जो स्टेटमेंट है एक लाइन के मफरूज़े हैं उनको डिसप्रूव कर दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट उसको प्रूव ही नहीं करता।
ठीक है, उसको डिसप्रूव कर देता है। डिसप्रूव का मतलब एक्सपेरिमेंट उसको प्रूव नहीं करता है, एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड, और उसमें से किसी एक हाइपोथेसिस को क्या कर देता है, प्रूव कर देता है कि बस अब जो ये वाली हमारे पास हाइपोथेसिस है ये हमारी करेक्ट हाइपोथेसिस है। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपके हर एमसीक्यूज़ के जितने भी क्वेश्चन थे इनसे रेलिवेंट वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट बी होगा, ये पार्ट ए था जिसमें मैंने आपको एमसीक्यूज़ करवाया। पार्ट बी के अंदर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी, हम साथ में लॉन्ग भी करेंगे, और साथ में आप लोगों को मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, जो आप अभी, क्योंकि आपका साल शुरू हुआ हुआ है 2025 का, तो आपका एग्जाम 2026 में जाके होगा, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा कि आप उनको अभी से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना जिनका 80 से 90% चांस है कि आपके पेपर में वही लॉन्ग क्वेश्चन आने, और ये आप लोग इंशाल्लाह देख भी लेंगे कि आपके पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगी, आपने कोशिश करनी है कि अभी से ही उनको प्रिपेयर कर लें, ताकि जब आपका एग्जाम हो उस टाइम तक आप बहुत अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लें। तो थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।